गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 9 जो क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को पहले कराया जा चुका है, इसलिए आप लोग प्रश्न संख्या 1 से 9 तक स्वयं सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए, क्वेश्चन के अनुसार अनी और बीजू दो मित्र हैं जिनकी आयु में कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का। तो इसमें 2 केस होगा। इन दोनों में या तो अनी बड़ा होगा बीजू से या फिर बीजू बड़ा होगा अनी से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हमको अनी और बीजू की आयु निकालनी है। तो पहले अनी की आयु मान लेते हैं x वर्ष और बीजू की आयु मान लेते हैं y वर्ष। तो अब देखिए, यहाँ पे अनी की आयु x वर्ष हो गई और बीजू की आयु y वर्ष मान लिया गया। तो केस बनेगा 2। पहला तो ये कि अगर हम लोग ये मान लें कि अनी बड़ा और बीजू छोटा है, और दूसरा केस बनेगा कि अगर हम लोग ये मान लें कि यदि बीजू बड़ा और अनी छोटा हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर अनी बड़ा और बीजू छोटा होगा तो उनकी उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, ऐसा प्रश्न में दिया है। तो ये अंतर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा है उसकी आयु में से छोटे वाले की आयु को घटाएंगे। तो वो अंतर कितने के बराबर होगा? 3 के बराबर। और अगर यहीं पे अनी छोटा और बीजू बड़ा होता तो इक्वेशन चेंज हो जाता। तब क्या करते, तब बीजू की आयु में से मतलब y में से x को घटाते और वो कितने के बराबर होता? 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने माना है अनी बड़ा और बीजू छोटा है, तो जो इनकी उम्र में अंतर है वो 3 साल है। तो उम्र में अंतर निकालने के लिए बड़े वाले की उम्र में से छोटे वाले की उम्र को घटाएंगे तो वो कितने के बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर। ये हो गया समीकरण 1। अब प्रश्न में दिया है कि जो अनी के पिता धर्म है उनकी आयु अनी की आयु की दुगुनी है। मतलब अगर धर्म की आयु निकालना है तो हम अनी की आयु में 2 का गुणा कर देंगे। तो अनी की आयु हम लोग कितना माने हैं? x। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x। मतलब धर्म की आयु निकल गई 2x। फिर दिया है कि बीजू की आयु कैथी की आयु की दुगनी है। तो देखिए, बीजू की आयु क्या माने थे हम लोग? y। और ये जो y है वो किसके बराबर है? कैथी, उसकी बहन कैथी थी। कैथी के आयु की दुगनी मतलब कैथी की आयु में अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा? y के बराबर। तो इससे कैथी की आयु निकल जाएगी। कैथी की आयु कितनी हो जाएगी? यहाँ 2 का गुणा हो रहा है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। मतलब कैथी की आयु हो जाएगी y/2। तो यहाँ देखिए, प्रश्न में जैसा दिया था उसके अनुसार हमको एक समीकरण मिल गया और धर्म की आयु और कैथी की आयु मिल गई। अब प्रश्न में दिया था कि धर्म की आयु और कैथी की आयु में अंतर कितना है? 30 वर्ष। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो क्या करेंगे, अंतर दिया है तो धर्म की आयु में से कैथी की आयु को जब माइनस करेंगे, अंतर मतलब माइनस, तो जब 2x में से y/2 को माइनस करेंगे तो कितने के बराबर होगा? 30 के बराबर। ऐसा कहाँ दिया है? प्रश्न में। अब इसको जब हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा 4x - y = 60। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ मिल गया था, यहाँ पे मिल गया सेकंड इक्वेशन। अब दोनों समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो x का मान मिलेगा 19 और जब x का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमको y का मान मिल जाएगा। तो जो x का मान होगा वो अनी की आयु हो जाएगी मतलब 19 वर्ष, और जो y का मान निकला वो किसकी आयु के बराबर होगा? बीजू की आयु। तो बीजू की आयु कितनी हो जाएगी? 16 वर्ष। ये केस फर्स्ट में जब हम लोगों ने क्या माना था कि अनी बड़ा है और बीजू छोटा है। अब केस सेकंड में हम लोग मान लेंगे कि बीजू बड़ा है और अनी छोटा है। तो जब बीजू बड़ा होगा और अनी छोटा होगा तो बीजू की उम्र में से अनी की उम्र को जब घटाएंगे तो वो अंतर कितना होना चाहिए? 3। तो बस यही चीज़ चेंज होता है, यही समीकरण, बाकी तो सब सेम रहता है। तो यहाँ देखिए, केस फर्स्ट में ये इक्वेशन बना था x - y = 3 और यहाँ बनेगा y - x = 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोग समीकरण 1 और 2 को लेकर हल कर रहे थे तो समीकरण 1 हटा देंगे। अब हम लोग समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो जब समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे तो यहाँ पे
x का मान मिलेगा 21 और y का मान मिलेगा 24। अनी की आयु हो जाएगी 21 वर्ष और बीजू की आयु हो जाएगी 24 वर्ष। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव धारा के विपरीत 32 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर का सफ़र 7 घंटे में तय करती है। देखिए नाव और धारा वाला क्वेश्चन है ये, तो इसमें आप लोगों को बताया गया था कैसे करते हैं, देख लीजिए। इसमें धारा के विपरीत 32 किलोमीटर जाने में और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर आने में, ये पूरा सफ़र कितने घंटे में तय कर रहा है? 7 घंटे में। धारा के विपरीत जब 40 किलोमीटर और धारा की दिशा में 48 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहा है, कितने घंटे में? 9 घंटे में। तो क्या निकालना है? नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछा है पहले उसको मान लेंगे कि नाव की शांत जल में चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। और जब भी नाव और धारा वाला क्वेश्चन रहता है तो जब हम लोग नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल मान लेते हैं तो धारा की दिशा में चाल निकाल लेते हैं और धारा के विपरीत दिशा में चाल निकाल लेते हैं। तो देखिए जब नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अगर हम धारा की दिशा में नाव की चाल निकालेंगे तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, x प्लस वाई कर देंगे। और जब धारा की विपरीत दिशा में निकालेंगे तो क्या करते हैं? नाव की चाल में से धारा वाली चाल को माइनस कर देते हैं। अब देखिए प्रश्न में दिया है कि धारा के विपरीत जाने में कितना किलोमीटर? 32 किलोमीटर। धारा के विपरीत 32 किलोमीटर जाने में जो समय लग रहा है और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर का सफ़र तय करने में जो समय लग रहा है, उन दोनों का योग कितना है? 7 घंटे। तो हम लोग धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर जाने का समय निकालेंगे और फिर धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने का समय निकालेंगे और दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। तो देखिए नाव द्वारा धारा के विपरीत दिशा में 32 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, अगर इसको हम लोग T1 मान लें तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 32 और चाल कितनी है? धारा के विपरीत दिशा में चाल हम लोग कितना निकाले हैं पीछे? x माइनस वाई। तो T1 निकल गया। ऐसे ही धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय निकालेंगे T2, तो ये भी हो जाएगा दूरी मतलब 36 बटा चाल। धारा की दिशा में चाल कितनी होगी? x प्लस वाई। ये कौन से फॉर्मूले से निकला है? समय हम लोग ये पढ़े हैं ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो उसी से निकल जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए प्रश्न के अनुसार इन दोनों समय का योग कितने के बराबर है? 7 घंटे के बराबर। तो अब यहाँ पे ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही सेकंड केस, प्रश्न में दिया है कि धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय और धारा की दिशा में 48 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। टोटल मिला के कितना है? 9 घंटे। तो जैसे हम लोग केस फर्स्ट में निकाले हैं वैसे हम लोग इसमें T3 और T4 निकाल लेंगे और इसका योग प्रश्न में दिया है 9 घंटे। अब वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा। अब हम लोग को इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1/x माइनस वाई इसमें भी मिल जाएगा, 1/x माइनस वाई इसमें भी है, 1/x प्लस वाई इसमें भी मिल जाएगा और 1/x प्लस वाई इसमें भी मिल जाएगा। तो क्या करेंगे? 1/x माइनस वाई को u मानेंगे और 1/x प्लस वाई को v मानेंगे। और जब 1 और 2 में पुट करेंगे तो समीकरण युग्म बन जाएगा 32u प्लस 36v बराबर 7, 40u प्लस 48v बराबर 9। अब इस समीकरण युग्म को आपको सॉल्व करना है और जब सॉल्व करेंगे तो u और v का मान मिलेगा और u और v के मान की सहायता से हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे। तो जब x का मान निकालेंगे तो वो शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी और जो y का मान आएगा वो धारा की चाल के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a और b की मासिक आय का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चे का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक 3,000 रुपये मासिक बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए a और b दो व्यक्ति हैं तो उनकी मासिक आय का अनुपात है 5:4 और मासिक खर्चे का अनुपात कितना है? 7:5। तो जब a और b की मासिक आय का अनुपात है 5:4 तो a की मासिक आय निकालना होगा तो क्या करेंगे? 5 को किसी चर के साथ लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5x और b की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 4x। अब इसी तरीके से मासिक खर्चे का अनुपात कितना दिया है? 7:5। तो जब a का मासिक खर्च निकालना होगा तो कितना होगा? वो 7y और b का मासिक खर्च कितना हो जाएगा? 5y। अब क्वेश्चन में दिया है
कि ए की मासिक बचत और बी की मासिक बचत दोनों की, मतलब ए की मासिक बचत भी 3,000 रुपये है और बी की मासिक बचत भी 3,000 रुपये है। तो देखिए मासिक बचत कैसे निकालेंगे, जितना उसकी मासिक आय होगी उसमें से उसका मासिक खर्च घटा देंगे, तो जो बचेगा वो उसका क्या होगा, मासिक बचत हो जाएगा। तो ए की मासिक बचत है 3,000 रुपये, मतलब कि ए की मासिक आय में से घटा देंगे ए का मासिक खर्च, वही किसके बराबर होगा, ए की मासिक बचत के, और यहाँ हो गया 3,000। तो ए की मासिक आय कितनी है 5x, तो यहाँ लिख देंगे 5x माइनस ए का मासिक खर्च कितना है 7y, तो लिख देंगे 7y इज इक्वल टू 3,000। तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 7y बराबर 3,000, ये हो गया समीकरण 1। अब ऐसे ही बी की मासिक बचत कितनी है 3,000 रुपये है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला लगा करके समीकरण मिल जाएगा 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 3,000, तो ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने पर y का मान मिलेगा 1,000 और x का मान मिलेगा 5,000, और हम लोग को निकालना क्या था, ए और बी की मासिक आय। तो x और y का मान हम लोगों के पास निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, ए की मासिक आय निकालना है, तो हो जाएगा 5x, मतलब 5 गुणे x का मान रख देंगे यहाँ 5,000, तो हो जाएगा 25,000 रुपये। और बी की मासिक आय है 7x, तो इस यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करेंगे, तो 5,000 का साथ में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 35,000। तो ए की मासिक आय 25,000 रुपये और बी की मासिक आय 35,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा मित्र क्या उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। तो देखिए 2 मित्र हैं, तो पहले मित्र को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे मित्र को बी। तो देखिए जो मित्र ए है वो दूसरे वाले से कितना मांगता है 100 रुपये, और कहता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दे देंगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो सबसे पहले तो देखिए उनकी संपत्तियां पूछा जा रहा है कि कितनी है। तो मित्र ए की संपत्ति मान लेते हैं x रुपये और मित्र बी की संपत्ति मान लेते हैं y रुपये। तो देखिए अब यहाँ पे भी 2 केस बनेगा। पहले वाले केस में जो मित्र ए है वो मित्र बी से कितना मांगता है 100 रुपये, और कहता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये दे देंगे तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊँगा। तो देखिए जब मित्र बी मित्र ए को 100 रुपये दे देता है तो ए की संपत्ति कितनी हो जाएगी, जितनी पहले थी उसमें 100 ऐड हो जाएगा क्योंकि इसको मिल रहा है, और बी की संपत्ति कितनी हो जाएगी, जितनी पहले थी उसमें से 100 कम हो रहा है क्योंकि ये दे रहा है, तो कितनी हो जाएगी y माइनस 100। तो अब प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि जब बी मित्र ए को 100 रुपये दे देता है तो जो ए की संपत्ति है वो बी की संपत्ति की कितनी हो जाएगी 2 गुनी, मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे और वो किसके बराबर होगा x प्लस 100 के। तो जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो इक्वेशन मिलेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब केस 2 में क्या है कि दूसरा मित्र कहता है कि यदि आप मुझे, मतलब कि बी कहता है ए से कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो जब ए मित्र बी को 10 रुपये दे देगा तब ए की संपत्ति कितनी हो जाएगी, ए दे रहा है तो x में से पहले संपत्ति कितनी थी x रुपये, तो जब 10 रुपये दे देगा बी को तो इसकी संपत्ति हो जाएगी x माइनस 10 क्योंकि घटेगा, और ये इसको 10 रुपये मिल रहा है तो इसकी संपत्ति में 10 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब बी की संपत्ति हो जाएगी y प्लस 10 रुपये। अब प्रश्न में ये कहा जा रहा था कि बी कह रहा था कि अगर आप मुझे 10 रुपये दे देते हैं तब जो मैं हूँ, मतलब मेरी संपत्ति जो है वो आपकी संपत्ति से 6 गुनी हो जाएगी, मतलब y प्लस 10 6 गुना हो जाएगा ए की संपत्ति के। अब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके तो इक्वेशन बनेगा माइनस 6x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 70, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो y का मान मिलेगा 170 और y का मान जैसे ही किसी एक समीकरण में रख देंगे x का मान मिल जाएगा। तो x का मान मिला 40। तो मित्र ए की संपत्ति कितनी हो गई 40 रुपये और मित्र बी की संपत्ति 170 रुपये। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक टेलीविज़न को 5% लाभ और फ्रिज को 10% लाभ पर बेचकर दुकानदार को 3,250 रुपये का लाभ मिलता है, लेकिन वह टेलीविज़न को 10% लाभ और फ्रिज को 5% हानि पर
बेचे जाने पर उसको कितना मिलता है? 1500 रुपये का लाभ मिलता है। टेलीविज़न और फ्रिज का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए जो दुकानदार है, जब वो टेलीविज़न को 5% लाभ और फ्रिज को 10% लाभ पर बेचता है तो दुकानदार को टोटल कितना लाभ मिलता है? 3250 रुपये। और अगर वो टेलीविज़न को 10% लाभ और फ्रिज को 5% हानि पर बेचता है तो उसको लाभ कितने का मिलता है? 1500 रुपये का। तो अब देखिए क्या निकालना है हमको? टेलीविज़न और फ्रिज का वास्तविक मूल्य कितना है। तो हम लोग मान लेंगे कि टेलीविज़न का वास्तविक मूल्य है x रुपये और फ्रिज का वास्तविक मूल्य है y रुपये। तो अब देखिए टेलीविज़न का वास्तविक मूल्य x रुपये हो गया और फ्रिज का वास्तविक मूल्य y रुपये हो गया। तो इसमें भी दो केस बनेगा। पहले केस में टेलीविज़न को 5% लाभ पे बेचा जा रहा है, तो टेलीविज़न पर कितना लाभ होगा पहले ये देख लेंगे। तो टेलीविज़न पर लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो टेलीविज़न का मूल्य होगा उसका 5% लाभ हो रहा है, मतलब x का 5%। तो x का 5% कैसे निकालेंगे? का की जगह गुणा और 5% है तो कितना हो जाएगा? 5/100। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से 100 को तो 1/20 हो जाएगा। तो जब x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा x/20। ऐसे ही अब फ्रिज पर लाभ निकाल लेंगे। तो फ्रिज पर लाभ कितना दिया है? 10% का। तो फ्रिज का वास्तविक मूल्य कितना था? y रुपये। तो y का 10% निकाल लेंगे। तो y गुणे 10/100। तो जब सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा y/10। अब कुल लाभ निकालना है। अगर टेलीविज़न पर लाभ है हमको x/20 रुपये, फ्रिज पर लाभ है y/10 रुपये। तो जब टोटल लाभ निकालना होगा, कुल लाभ, तो क्या करेंगे? इसको और इसको जोड़ देंगे। तो कुल लाभ हो गया x/20 प्लस y/10। अब यही कुल लाभ उसको कितने रुपए का हो रहा है? 3250 रुपये का। ऐसा प्रश्न में दिया गया है कि ये जो पूरा टोटल लाभ है वो किसके बराबर है? 3250 रुपये के। अब इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x + 2y = 65,000। ये हो गया पहला इक्वेशन। अब जो सेकंड केस है उसमें टेलीविज़न पर लाभ कितना हो रहा है? 10%। तो क्या करेंगे? x का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x/10 रुपये। और फ्रिज पर हानि कितने की हो रही है? 5% की। मतलब y, फ्रिज का वास्तविक मूल्य y था तो y का कितना प्रतिशत? 5%। ये क्या है? हानि है। तो निकाल लेंगे, कितना आएगा? y/20। अब देखिए केस सेकंड के लिए अगर हमको लाभ निकालना होगा तो क्या करेंगे? केस फर्स्ट में तो दोनों पे, टेलीविज़न और फ्रिज दोनों पे लाभ हो रहा था तो जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे केस सेकंड में टेलीविज़न पर तो लाभ हो रहा है लेकिन फ्रिज पर हानि हो रही है। तो कुल उसको कितना बचेगा उसके लिए क्या करेंगे? जो लाभ उसको हुआ है टेलीविज़न पर उसमें से जो हानि हुई है उसको घटा देंगे। हानि वाला तो उसको लाभ, हानि वाला जो निकला, तो जो लाभ निकला केस सेकंड में वो कितना हो जाएगा? x/10 माइनस y/20। और ये किसके बराबर होगा? 1500 रुपये के बराबर। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो क्या बनेगा? 2x - y = 30,000। ये हो गया समीकरण 2। अब आप लोग को 2 समीकरण मिल गया है। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे तो x का मान आया 25,000 और y का मान आया 20,000। तो टेलीविज़न का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 25,000 रुपये और फ्रिज का वास्तविक मूल्य कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये।